इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस समय खास मेहमान जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर निरंजन पोद्दार साहब। निरंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। निरंजन जी, क्या लग रहा है ये जो चौतरफा मार इस समय टीएमसी झेल रही है, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, इतनी सारी चीजों से जो इस समय घिरे हुए हैं, कैसे मैनेज करेंगे? ये डैमेज कंट्रोल कैसे किया जा सकेगा? क्या ये संभव है? देखिए शिल्पा जी, जो आज टीएमसी के साथ हो रहा है वो बिल्कुल अप्रत्याशित नहीं है। यानी कि ये पहले से संभावित था। और उसका मुख्य कारण आपको मैं बताना चाह रहा हूं। उसका मुख्य कारण ये है कि जो भी आज की तारीख में, चाहे टीएमसी की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, ये जो तमाम जो दल है, इनके अंदर विशेषकर जो अभी नए उगे हुए दलों की बात कर रहा हूं, कि उनकी कोई आपको वैचारिकी या उनकी उनकी विचारधारा की बात करें तो उनकी आपको एकदम रासायनिक विचारधारा, यानी कि उनकी जो एक ऑर्गेनिक विचारधारा ना होकर के उनकी कॉस्मेटिक विचारधारा रही है। और वो जिस राजनीतिक दल की विचारधारा केवल और केवल एक ही हो कि यानी कि सत्ता के साथ चलना, तो उस राजनीतिक दल की परिणति यही होती है। रही बात जो आपने कहा कि भाई अभी टीएमसी जिस तरीके से संकटों से गुजर रही है, तो निश्चित रूप से देखिए इस चीज का आभास टीएमसी को चुनाव से पहले होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि राजनीति के अंदर अहम और वहम वो सबसे घातक बीमारी है। और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और जो ममता बनर्जी की जो थिंक टीम है, वो इस चीज को इससे पहले समझ नहीं पाई। चुनाव से पहले भी उनको ऐसा कभी आभास नहीं था कि वो कभी चुनाव बंगाल के अंदर वो अपने आप को अपराजय या यूं कहें कि अजय वो समझते थे। और उनको ऐसा लगता था कि भाई हम जो हमने वहां पे जो नेक्सस तैयार कर दिया, हमारा नेक्सस कभी क्रैक नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने एक बार भी इस चीज को नहीं सोचा कि अगर ऐसा हुआ तो हमें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। आइडिया तो हो गया होगा ममता बनर्जी को सर, क्या इसी वजह से बार बार बैठकें बुलाई जा रही थी, कभी विधायकों की, कभी सांसदों की, ताकि क्लियर किया जा सके कि भाई कौन हमारे साथ है और कौन बाहर जाने के मूड में है? नहीं, देखिए ऐसा है शिल्पा जी, जहां पे आपको मैं बताऊं, जहां पे एक जिसको कहते हैं दमनकारी जो नेतृत्व होता है, उसके साथ उसको ये चीजें तब आभास होती हैं जब वो कहते हैं चिड़िया चुग गई खेत। और आज जो टीएमसी की बात करें या ममता बनर्जी जो बार बार बैठ के बुला रही थी, वो एक तरह का आप ये समझ लीजिए हारे हुए प्रयास के अंदर कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकालने वाली चीज थी। और आज भी अगर हम बात करें, जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी को यहाँ पे सांसदों को मैनेज करने के लिए भेजा है, आप एक चीज बताइए कि जिसने जख्म दिया उसी से आप मरहम करवाने की बात कर रहे हैं, तो वो हृदय तक तो नहीं पहुंच सकता। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज भी अगर आप टीएमसी के अंदर, टीएमसी के संगठन में देखेंगे, टीएमसी के नेताओं में देखेंगे, आज भी अगर आप बंगाल की जनता में देखेंगे, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के प्रति नाराजगी उतनी नहीं है जितनी नाराजगी उनको सबसे ज्यादा अभिषेक बनर्जी, क्योंकि अभिषेक बनर्जी की जो कार्यशैली थी वो कहीं ना कहीं आपको मैं बताऊं एकदम, आप ये मान के चलिए, वो एक फिल्म आई थी हमारे यहाँ बाहुबली, उसके अंदर जो राजमाता शिवगामी देवी, वो ममता बनर्जी की स्थिति है। और उसके अंदर जो भल्लाल देव और बिछल देव की जो करतूतें थी वो कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी की। और जिस तरीके से आज बंगाल के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ते खुल खुल करके सोशल मीडिया के ऊपर बाहर आ रही हैं, किस तरीके से टीएमसी के जो छुट भैया नेता है, यही समझना चाह रही हूं आपसे कि ममता बनर्जी को इस समय अपनी पार्टी को एकजुट करने के लिए वहां पर बंगाल में कोशिशें करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट के ऊपर जो 8 जून को एक इंडिया ब्लॉक की मीटिंग रखवा ली। ये क्या है? क्या करना चाह रही ममता बनर्जी? दिल्ली पहुंचकर क्या मंशा है उनकी? क्या वहां से कंट्रोल करेंगी? नहीं, देखिए ऐसा है शिल्पा जी, हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि डूबते को तिनके का सहारा। हम इस जो आपने कहा, इस बात को आप इस चीज से भी उद्धृत समझ के चलिएगा कि 2 महीने पहले जिस तरीके से कांग्रेस या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए मिन्नतें कर रहा था, और ममता बनर्जी कह रही थी कि हम एकला चलो की राजनीति करेंगे। और आज कहीं ना कहीं जब ममता बनर्जी की स्थिति समझ लीजिए विपरीत हो गई, आज उनकी एकला चलो से एकला बोसो वाली राजनीति हो गई। एकला बोसो मतलब बंगाली के अंदर बैठना बोलते हैं, तो एकला बोसो वाली राजनीति हो गई। कहीं ना कहीं अब वो इंडिया गठबंधन के माध्यम से अपने आप को राजनीति में प्रासंगिक रखना चाह रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से
पश्चिम बंगाल में उनकी धरती खिसकी। पहले तो सत्ता हाथ से गई, और हाँ। अब जिस तरीके से आपने पार्टी भी देखा टूट होगा गई कि बंगाल के अंदर हाँ। लोकल कैडर से लेकर के यानी कि 100 से ज्यादा पंचायत अध्यक्षों ने एक साथ टीएमसी से इस्तीफा दिया है। और बंगाल के अंदर ये राजनीतिक संस्कृति आज से नहीं है। ये आपने देखा होगा 70 के दशक में जब कांग्रेस की वहां पे सत्ता हुआ करती थी, सिद्धार्थ शंकर रे जब वहां के आखिरी कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद में जब सीपीएम का शासन आया तो सारे का सारा जो मूल कांग्रेसी थे वो कहीं ना कहीं सीपीएम के कैडर में आपको समाहित होते हुए दिखे। और उसके बाद में जब 2011-12 के अंदर ममता बनर्जी ने जब वहां की, तो इसके पीछे यानी बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, ये माना जाए? बंगाल का सियासी इतिहास ही ऐसा है? समझ के चलिए, कुछ लोभ उठा और कुछ लुहार उठा, क्योंकि कुछ तो जो वहां का जो एक राजनीतिक संस्कृति है, एक तो उसका ये चीज परिचायक है, और दूसरा ऊपर से जब बीजेपी जैसा बाजीगर हो तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए जगलिंग कैसी होगी वो अब हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है। क्योंकि बीजेपी भी आज इस चीज को समझती है कि जिस तरीके से वहां पे कांग्रेस वामपंथी भी नेपथ्य में चल रहे हैं, और टीएमसी कहीं ना कहीं वहां पे एक प्रमुख विपक्षी दल था, और अगर टीएमसी को भी अगर शिवसेना उद्धव बना दिया जाए तो उसके बाद में एक छत्र चुनौती नहीं। और उसके बाद में जब कभी चुनाव आगे भविष्य में राजनीतिक चाहे लोकसभा के चुनाव होंगे, चाहे विधानसभा के चुनाव होंगे, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे, तो कहीं ना कहीं एक बीजेपी के सामने 3-4 दल यानी कि एक बहुकोणीय राजनीति की तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है पश्चिम बंगाल को लेके जाना चाह रही है। तो ये सारी की सारी चीजें, लेकिन इसके अंदर देखिए मैं शिल्पा जी, मेरा ये मानना है कोई भी प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल होता है वो निश्चित रूप से अपने लिए अपनी मोहरें बिछाने की कोशिश करता है। इसके अंदर देखना ये होता है कि भाई जो सामने वाला खिलाड़ी है वो उस चीज को कितनी चतुराई से समझ पाता है, और उस जंजाल से कितना अपने आप को और सामने जब बीजेपी हो, इतनी चतुर पार्टी हो, तो फिर क्या ही कहने। में इन फैक्टर्स पर आगे भी आपसे बात। निरंजन पोद्दार साहब, आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी अपनी पार्टी बचा पाएंगी? सबसे बड़ा सवाल तो इस समय उनके सामने यही खड़ा हुआ है। इंडिया ब्लॉक की तो बाद में बात करेंगे कि उसमें क्या रोल होगा ममता का, क्या रोल होगा टीएमसी का, होगा कि नहीं होगा। देखिए ऐसा है शिल्पा जी, भारतीय राजनीति में आपको एक चीज और दिखाई देगी, और वो ये है कि यहाँ पे कोई भी एक राजनीतिक पार्टी बनने के बाद में कभी भी वो पार्टी नष्ट नहीं होती। हाँ, ये होती है कि भाई कुछ समय के लिए वो अप्रासंगिक हो जाती है, और उसके बाद में कब जाकर के वो दोबारा से मेन स्ट्रीम में आ जाए, कब जाकर के दोबारा से उसकी प्रासंगिकता खड़ी हो जाए, इसके बारे में कभी भी कोई कुछ नहीं कह सकता। ऐसे हमारे देश के अंदर पीछे के कई उदाहरण हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, आपने देखा होगा कि 2019 से पहले जिस तरीके से कांग्रेस मुक्त भारत की बात चल रही थी, लेकिन उसके बाद में 2024 के अंदर एकाएक कांग्रेस का दोबारा से पुनरुत्थान, और वो 99 और 100 तक की संख्या तक पहुंच पाई। तो कहने का तात्पर्य, लेकिन सर शिवसेना का हाल भी हमने देखा, और वो कहते हैं ना कि फिर वो धार चली जाती है, दो गुटों में बढ़ गई शिवसेना। धार नहीं, इसमें समस्या इस चीज से आती है कि शिल्पा जी, आपको ये चीज समझ में आएगी कि रामचरितमानस के अंदर एक चौपाई है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। और जिस व्यक्ति के अंदर ये चारों के चारों जो व्यक्ति अगर ये अपने ऊपर आजमा ले, यानी कि चारों को चारों जो आदमी प्राप्त कर ले, उसकी स्थिति वही है। अगर हम शिवसेना की अगर आप बात करेंगे तो उद्धव ठाकरे रोज एक ही पत्थर से ठोकर खाते हैं, और वो रोज वो कहते हैं आज फिर मेरे को इस पत्थर से ठोकर लगी, और वो पत्थर कौन? वो संजय राउत। यानी कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब आदमी किसी को अगर मान लीजिए विरासत में कोई सत्ता मिलती है तो उसको कम से कम अपने सलाहकार ऐसे रख लेने चाहिए जो बुद्धिमान हो। लेकिन वास्तविकता क्या है कि ये डायनेस्टी जो पॉलिटिक्स है इसके अंदर नहीं, बुद्धिमान सलाहकार सर चाहिए किसको? सबको तो सिर्फ आवाही करने वाले चाहिए, चापलूस चाहिए। मैं वही बता रहा हूँ जो मैं वहीं पे आ रहा था कि जो बुद्धिमान सलाहकार होता है ना, वो कई बार क्या है कड़वी बात भी कर देता है, और इनको यस सर के अलावा इनको नो सर कभी, ये जिस दिन से इनका धरती पे अवतरण हुआ उस दिन से कभी नो सर वाली कोई चीज इनको सुनाई नहीं दी। और ये चलिए बस आप मुझे इतना समझाइए सर, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, ये समझना चाहती हूँ निरंजन जी कि इस समय पार्टी बचाने की बजाय इंडिया ब्लॉक की बैठक में ममता बनर्जी क्या खोजने जा रही है?
देखिए शिल्पा जी, ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक की बैठक में अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपनी राजनीति की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए इंडिया ब्लॉक में जा रही है, क्योंकि उनको पता है कि आज जिस तरीके से अब से पहले वो बंगाल में एकला चलो की राजनीति कर रही थी, आज कहीं ना कहीं वो अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बुरे दौर से वो गुजर रही है। और उनको पता है कि इस समय उनको ऐसा लगता है, लेकिन उनको मेरी समझ में आज भी उनको गलत लगता है, उनको ऐसा लगता है लेकिन कि जिस प्रासंगिकता की बात आप कर रहे हैं सर कि क्या वो बनी रहेगी अगर वो इंडिया ब्लॉक में अपनी वो जगह लेने में कामयाब हो भी जाती है, लेकिन पीछे से उनके विधायक, उनके सांसद बागी होकर अलग गुट बना लेते हैं, तो क्या वो प्रासंगिकता बरकरार रहेगी? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना, मुझे नहीं लगता। अगर मान लीजिए इंडिया ब्लॉक के अंदर अगर कांग्रेस की बात करें, आप अगर दूसरे दलों की बात करें, विशेषकर मैं वामपंथी दलों की बात करूं, जो पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी के जो राइवल रहे हैं, अगर वो राजनीतिक कौशल से अगर सोचेंगे तो वो कहीं भी ममता बनर्जी को दोबारा से राजनीतिक रूप से प्रासंगिक होना नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि आज की तारीख में बंगाल में टीएमसी का अप्रासंगिक होना भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा कांग्रेस के लिए मुफीद होगा, क्योंकि जब टीएमसी वहां पे अप्रासंगिक होगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपना खोया हुआ राजनीतिक स्पेस वहां पे दोबारा मिल पाएगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि जैसे जो रणनीतिकार है, यानी कि जैसे वॉरियर और वार रूम है टीएमसी के अंदर, वैसे ही वॉरियर और वार रूम आज की तारीख में आपको विपक्ष के अंदर, दूसरे दलों के अंदर दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से देखिए आज अगर आरजेडी की बात करें, आज अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, तो मेरे को आज तक अभी तक ये समझ में नहीं आया कि इनकी राजनीति में ममता बनर्जी कैसे चार चांद लगा देंगे, या ये भारतीय राजनीति में ममता बनर्जी को कहां पे समझ लीजिए उनको प्रासंगिक कर देंगे। ममता बनर्जी का जो राजनीतिक परिक्षेत्र रहा है वो पश्चिम बंगाल, ठीक है, अभी इस सिचुएशन से ममता बनर्जी कैसे डील करती है